नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं पंक्तियों के साथ दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के आज के इस पावन पर्व पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। हिंदी साहित्य चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब प्यारे दोस्तों का स्वागत है। आज के लाइव सेशन में प्रश्नों की बौछार करते हैं और साहित्य के नए तथ्यों पर प्रहार करते हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत आज छायावाद के नए नए प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं। आज का यह लाइव सेशन आपके लिए मज़ेदार रहने वाला है। आज के वीडियो में प्रश्नों का जो लेवल है वो नॉर्मल रहेगा, थोड़ा डीपली रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी साथ साथ सही व सटीक आंसर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज के हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की। और दोस्तों, आपको एक जानकारी यह भी दे दूं कि जो भी आपको मैटर करवाया जाएगा उससे संबंधित मुख्य तथ्य वो साथ साथ में बताए जाएंगे। तो आप रजिस्टर और पेन साथ में रखें, साथ साथ में नोट करते रहें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपने कई किताबों में नहीं पढ़ी होगी, वो आप ज़रूर नोट कीजिएगा। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको मन से लगेगा कि यार, छायावाद का आज तक का ऐसा वीडियो कभी भी YouTube पर नहीं देखा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम की। इसका जो मुख्य टॉपिक रहेगा, आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद। तो दोस्तों, छायावाद में सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी टॉपिक के थ्रू किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि एक तो महत्वपूर्ण टॉपिक ये होता है कि किसी भी, जैसे अपने छायावाद कर रहे हैं तो छायावाद में एक तो प्रवर्तक, कि छायावाद का प्रवर्तक कौन था, एक छायावाद से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कथन हैं विद्वानों के, और एक रचनाओं के प्रकाशन से संबंधित जो सन वगैरह पूछे जाते हैं, और एक रचना, जो रचनाकार कौन है इसके बारे में जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो उसी आधार पर पूरा का पूरा वीडियो ये जो आपके लिए तैयार किया गया है दोस्तों, आप पूरे मैटर को ध्यान से सुनिए और मज़े से खेलते खेलते इसे याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं छायावाद के प्रवर्तक। हालांकि इस टॉपिक में आपको जो MCQ जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक से जुड़े हुए वही करवाए जाएंगे, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण, जो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, उसको जो ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया जाएगा। ऐसी ट्रिक जो आप कभी नहीं भूलोगे। आप ये सोचोगे कि पहले तो हमें रट्टा मारना पड़ता था और इस वीडियो को देखने के बाद हमें सीधा का सीधा दिमाग में छप गया। तो चलिए दोस्तों, पहला जो तथ्य है कि छायावाद के प्रवर्तक, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक से संबंधित जो विद्वान हैं उनके अनुसार अलग अलग छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो छायावाद के प्रवर्तक किन्हें माना गया है, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, इन दोनों का नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इसी प्रकार प्रभाकर माचवी व विनय मोहन शर्मा ने किसे माना है, माखनलाल चतुर्वेदी को, कि छायावाद की शुरुआत है जो माखनलाल चतुर्वेदी से हुई है। नंदुलारी वाजपेयी के अनुसार सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, इलाचंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त, इनके अनुसार जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाएगा। तो दोस्तों, अब इनको याद करना है अपने को
कि किस विद्वान के अनुसार, परीक्षा में सीधा ऐसे आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तो आपको शुक्ल के अनुसार बताना है। अगर प्रभाकर जो माचवे उनके अनुसार पूछे तो आपको उनके अनुसार बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ट्रिक से कैसे याद करना है अब देखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैथिली शरण गुप्त व मुकुटधर पांडे। तो मैंने आपके जो स्क्रीन पे एक चित्र दिखाया दोस्तों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। भगवान राम के जो मुकुट पहना हुआ है, जो भगवान राम के सिर पर क्या है, मुकुट है, वो सुशोभित हो रहा है। तो बस आपको ये याद रखना है और आपकी ये याद हो गया। थोड़ी सी अपने मैथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मैथ, गणित होती है ना, मैथ। थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे कि भगवान राम है, रामचंद्र भगवान राम है, इनके जो सिर पर क्या है, मुकुट पहना है। क्या पहनाना है? मुकुट। तो ज़्यादातर ये मुकुटधर पांडे वाला ही पूछा जाता है। तो भगवान राम के मुकुट पहनाना है, इसके लिए मैथ लगाना थोड़ा सा। क्या लगाना है? मैथ, यानी कैलकुलेशन करनी है कि भगवान राम के जो यह मुकुट है, इसका जो साइज है वो सही है या नहीं है। तो इसमें इस साइज को मापा गया तो सही पाया गया कि ये जो मुकुट है, ये भगवान राम के जो सिर पर सुशोभित है मुकुट, ये इसका जो साइज वगैरह सब कुछ सही है। तो आपको याद रखना है कि भगवान राम के सिर पर जो मुकुट लगाया गया था, उसी के आधार पर शुक्ल के अनुसार आपको याद रखना है। और इसमें मैथ भी लगाई गई थी। तो मैथ से क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। और मुकुट से क्या हो जाएगा? मुकुटधर पांडे। तो शुक्ल के अनुसार ये दो, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, जो छायावाद के प्रवर्तक है। इसी प्रकार प्रभाकर जो माचवे और विनय मोहन शर्मा। तो दोस्तों इसके लिए भी खास चित्र आपको दिखाया गया है कि ये भगवान श्री कृष्ण बचपन का इनका चित्र है, जहाँ पर ये माखन खा रहे हैं दोस्तों। क्या खा रहे हैं? माखन। तो ये देखिएगा, माखन हो गया ना, माखन। अब इधर देखिए, इस साइड में जो विद्वान इन्हें मानते हैं, प्रभाकर माचवे, विनय मोहन। दोस्तों मक्खन अगर आप खाओगे सुबह सुबह तो आपके चेहरे पर प्रभा चमकेगी, कांति चमकेगी। तो प्रभा कांति का संबंध किससे है? माखन से। और आपका जो व्यवहार है वो भी बिल्कुल विनय पूर्वक हो जाएगा, मतलब आपका शांति प्रिय व्यवहार हो जाएगा, विनय पूर्वक। तो आपके प्रभा या कांति चेहरे पर चमकेगी। और इससे क्या होगा? माखन खाने से क्या होगा दोस्तों? माखन खाने से प्रभा या कांति आपके चेहरे पर आएगी और आपका व्यवहार है वो विनय पूर्वक हो जाएगा। तो अब आपको लगता है मुझे कि पक्का याद हो गया कि माखन वाली बात आते ही आप प्रभाकर माचवे और विनय मोहन पर जाओगे। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत को माना। क्यों माना? ये देखिएगा, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। नंद क्या दिया हुआ है? नंद। और इधर क्या दिया हुआ है? नंद, नंदन। तो ये देखिएगा, नंद और नंद दोनों में मैच कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्यों नहीं याद होता कि नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? कौन है? सुमित्रानंदन पंत। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी साथ साथ में लिखते जाओगे कि इसके जो प्रवर्तक कौन है, इनके अनुसार प्रवर्तक कौन है। तो मुझे भी थोड़ा लगता रहेगा कि आप कुछ साथ साथ में पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा दोस्तों, इला चंद्र जोशी, गणपति चंद्र गुप्त, इन दोनों ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना? जयशंकर प्रसाद को। ये तो शंकर जी की फोटो दिखाई दे रही है दोस्तों आपको। तो भगवान शंकर ने दर्शन दे दिए। अब भाई दर्शन दे दिए आपको शंकर, इसमें क्या दिया हुआ है? शंकर। जयशंकर में क्या है? शंकर। अब देखिएगा, भगवान शंकर को गण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देखिएगा, गणगौर। जिस प्रकार त्योहार होता है ना, गणगौर, तो गण यहाँ पर क्या है? शिव जी का प्रतीक है और गौर किसका होता है? पार्वती का। तो इनको गण भी कहा जाता है। अब देखिएगा, इधर चंद्र है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चंद्र तो इनके जो सिर में जो सुशोभित है, ये देखिएगा चित्र में चंद्रमा है ना, जटाओं में इनके।
तो क्या है, सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है कि जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें, इनको प्रवर्तक कौन मानेगा? ईला चंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त। तो एक और भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें चंद्र भी है और इसमें भी चंद्र है, तो ये चंद्रमा वाले कहाँ जाएंगे? शंकर जी के पास। चंद्रमा को कहाँ जाना पड़ेगा? शंकर जी के पास। तो आपको इस प्रकार भी ये याद रह सकते हैं। तो दोस्तों, छायावाद के प्रवर्तक मैंने आपको अच्छे से करवा दिए। अब हम वीडियो में आगे जो इम्पोर्टेंट MCQ है जो उनके बारे में पूरी डिटेल से, पूरी चर्चा के माध्यम से उनको हल करने वाले हैं। और दोस्तों, एक जानकारी और दे दूं आपको कि ये जो भी वीडियो में आपको मैटर करवाया जाएगा, ये जो MCQ है, इनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो हिंदी साहित्य चैनल के नाम से है, उस पर आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप PDF आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के छायावाद के इम्पोर्टेंट जो MCQ के बारे में। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले पहला प्रश्न आज के इस वीडियो का, साथ साथ में आप कोशिश करिएगा कि कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। जिस प्रकार पहला जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि छायावाद का समय काल है, छायावाद का समय काल है। तो दोस्तों, छायावाद का जो समय काल है उसके बारे में भी अलग अलग विद्वानों के अनुसार उनका अलग अलग मानना है। कैसे दोस्तों, आपको बताता हूँ। वो इस प्रकार है, ऑप्शन इसमें आपको मिले हैं 1920 से 36 तक, जो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है। उसके बाद में 1918 से 1936 तक, और उसके बाद 1936 से 56 तक, और 25 से 36 तक। तो क्या है, छायावाद का आपको समय काल बताना है। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन होगा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, ये जो बे ऑप्शन है इसमें सही है। अब इससे जुड़ी जानकारी आपको दोस्तों और बता दूं कि डॉक्टर नगेंद्र है जो, उन्होंने जो छायावाद का समय काल माना है दोस्तों 1918 से लेकर 1918 से लेकर उन्होंने 1938 तक माना। कब तक माना? 1938 तक। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद का समय काल तो 18 से लेकर 38 तक। जो सर्वमान्य मत है दोस्तों सभी विद्वानों के अनुसार, वो 1918 से 1936 ईस्वी तक छायावाद का जो समय काल माना जाता है। इसके और भी तथ्य दोस्तों, जिस प्रकार जयशंकर प्रसाद की जो रचना थी झरना, उसका प्रकाशन भी 1918 से हुआ था। तो 1918 में हुआ, उसी के आधार पर भी छायावाद को जो 1918 से शुरुआत इसकी मानी जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, एक मुकुटधर पांडे द्वारा दोस्तों जबलपुर से शारदा जो नाम की पत्रिका थी, उसमें हिंदी में छायावाद नाम से लेख प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। तो क्या है, कुछ लोग 1920 से भी इसको शुरुआत इसकी मानते हैं। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग थोड़ी डेट में इसमें फर्क आएगा, कहीं भी आप विचलित नहीं होइए। आपको याद रखना है कि तो सर्वमान्य मत है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, या डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आपसे पूछे तो 18 से 38 तक आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये जो पहला प्रश्न आपका कंप्लीट। दूसरा देखिएगा दोस्तों, आपको बता दूं, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप खुद बोलोगे कि ऐसा वीडियो YouTube पर साहित्य का आज तक नहीं देखा। जन्म के संबंध में असंगत को छांटिए। तो ये जो छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ है दोस्तों, कौन कौन? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो इनका आपने और भी नाम पढ़ा होगा। जिस प्रकार जयशंकर प्रसाद को दोस्तों छायावाद का ब्रह्मा बोलते हैं,
और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का महेश, इसी प्रकार सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का विष्णु और महादेवी वर्मा को छायावाद की शक्ति नाम से भी जाना जाता है। अब इनका जन्म का जो सन है वो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि इन 4 जो राइटरों के जो जन्म के सन हैं आपको याद रखने ही रखने हैं, हर परीक्षा में मिल जाते हैं आपको। तो जयशंकर प्रसाद, इनमें जो 4 दिए हैं दोस्तों, इनमें से एक गलत है और बाकी सही है। पहले तो आप देख लीजिएगा कि जो इसमें सही है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद है 1889, ये सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है 1899, ये भी सही है। कहीं कहीं आपको 1896 भी मिलेगा, थोड़ा इसमें अलग अलग विद्वानों के अनुसार फर्क है, लेकिन 99 या 96 इकट्ठे नहीं मिलेंगे आपको, तो आप 99 या 96 इसमें सही करिएगा। इसी प्रकार पंत जी का जो जन्म 1900 ईस्वी में हुआ, ये भी सही है। महादेवी वर्मा का जन्म है, ये यहाँ पे दोस्तों गलत कर दिया, 1907 में इनका जन्म हुआ, तो ये ऑप्शन इसमें असंगत होगा। तो दोस्तों इनको याद करने का थोड़ा फार्मूला भी देख लीजिएगा, कैसे याद करेंगे। 1889 ये आप याद कर लो, 10 साल इसमें जोड़ दो, निराला जी का आ जाएगा 1899। अब देखिएगा सुमित्रानंदन पंत, पंत से हो गया अंत, पंत से क्या हो जाएगा अंत, और अंत होगा तो पूरे के पूरे 2 जीरो होंगे दोस्तों, तो 1900 पूरा का पूरा 1900। इसी प्रकार महादेवी वर्मा है दोस्तों, महादेवी वर्मा है, तो दोस्तों महादेवी है तो सबके साथ रहेगी, सबके साथ, और 7 से क्या हो जाएगा 7, तो आपको याद रखना है 1907, तो महादेवी है वो सबके साथ रहती है, तो आपको 1907 याद रखना है। जयशंकर प्रसाद का 1889, 10 जोड़ दो, निराला का जन्म का जो सन आ जाएगा, पंत का अंत हो जाएगा पूरे के पूरे 00, 19 के बाद में 00, 00 पर अंत होगा, तो आपको ये 00 वाली बात याद रखनी है। इसी प्रकार महादेवी वर्मा, महादेवी होती है वो सबके साथ रहती है, 7 से 7, 1907, 1907। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले जो छायावाद शब्द है इसका प्रयोग किसने किया दोस्तों? इसका प्रयोग किया जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, श्री मुकुटधर पांडे, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा श्री मुकुटधर पांडे। इन्होंने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। आपको मैंने बताया कि 1920 ईस्वी में मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित होने वाली शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नाम से लेख प्रकाशित किया था, उसमें उन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो चौथा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ते जाइएगा दोस्तों, कोई भी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए, बस हमारा ये टारगेट है कि आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से छायावाद की विशेषता नहीं है। एक तो छायावाद की विशेषता पर भी आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता है कौन सी नहीं है, तो ये अच्छे से आपको याद करवाएंगे अलग वीडियो के माध्यम से। अब देखिएगा विशेषता नहीं है तो पहले तो अपने ये छांट लेते हैं कि कौन सी है। छायावाद व रहस्यवाद एक ही है, अर्थात इनमें कोई तात्विक भेद नहीं है, तो ये लाइन है, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। और दूसरी है कि छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा देखिएगा, छायावाद में प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है, ये भी दोस्तों सही है। अब चौथा है जो छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है, ये गलत है दोस्तों।
हालांकि ये लाइन आपको याद आ रही है कि हमने छायावाद में पढ़ी है, लेकिन आपको इसका पूरा तथ्य याद होना चाहिए। बताता हूं आपको, एक सेकंड दोस्तों। अब देखिएगा कि डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह नहीं बताया था। उन्होंने बताया था स्थूल का, ये जो स्थूल है ये पहले आएगा, सूक्ष्म आएगा बाद में। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। तो इसमें इस लाइन में उल्टा दिया हुआ था कि ये थोड़ी चर्चा हो जाए और आपको याद रह जाए। तो पहले स्थूल आएगा दोस्तों, स्थूल के प्रति जो द्विवेदी काल की जो काव्य की रचनाओं में स्थूलता का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ पे स्थूल के विरोध में जो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है दोस्तों। तो ये लाइन आएगी, ये आप नोट कर लेना, डॉक्टर नगेंद्र की है। 5वां प्रश्न देखिएगा, तो इसमें जो विशेषता नहीं है, इसमें जो आंसर आएगा द। और 5वें में निम्न में से छायावाद की विशेषता नहीं है। मैं जितनी देर में चर्चा करूं दोस्तों, इतनी देर में आप कमेंट में बता सकते हो कि उत्तर कौन सा है। तो 5वें में क्या पूछा गया, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन डाला है दोस्तों। और ये सभी के सभी क्वेश्चन हमारे खुद के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, ताकि आपको नए प्रश्न और नए तथ्य मिले। ऐसे तो हजारों आपको वीडियो मिल जाएंगे जिनमें कॉपी पेस्ट वाले प्रश्न आपको सेम टू सेम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ नया मिलेगा। तो निम्न में से छायावाद की विशेषता नहीं है। अब देखिएगा, जो 5वां क्वेश्चन है इसमें नहीं है, ये छांटना है। तो पहली लाइन है दोस्तों, ए में छायावाद एक भावात्मक दृष्टिकोण है। ये तो सही है बिल्कुल। छायावाद आदर्शवाद की प्रतिष्ठा को महत्व देता है, ये दोस्तों गलत हो गया। बताता हूँ कैसे। तीसरा, छायावाद प्रकृति में आध्यात्मिक सौंदर्य का दर्शन करता है, ये सही है। छायावाद में प्रेम का चित्रण भी होता है, ये भी सही है दोस्तों। तो दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन है जो छायावाद आदर्शवाद की प्रतिष्ठा को महत्व देता है। ये आदर्शवाद, नैतिकता और उपदेशात्मक, ये विशेषता दोस्तों द्विवेदी काल की है। कब की है? द्विवेदी युग की। इसलिए ये जो 2 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो गया। 6वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से असंगत, जो ये आधार स्तंभ है छायावाद के 4 प्रमुख दोस्तों, इनके जो दार्शनिक मत है उनके बारे में भी कई बार प्रश्न आ जाता है। तो आपको इनके जो दार्शनिक मत है उनके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो निम्न में से अब आपको असंगत बताना है। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांत दर्शन, महादेवी वर्मा जैन दर्शन, सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन। तो इसमें जो ये तो सही है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद इनका जो दार्शनिक मत शैव दर्शन था, सही है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित थे, ये भी सही है। महादेवी वर्मा ये गलत है दोस्तों, जैन दर्शन ही है, बौद्ध दर्शन है। कौन सा है? बौद्ध दर्शन। तो ये जो असंगत है से। सुमित्रानंदन पंत है वो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। तो इनका दार्शनिक मत है दोस्तों, जो इन रचनाकारों का, वो आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, इसके आगे जो 7वां क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आराम से बढ़िए दोस्तों। इस वीडियो में 51 प्रश्न लिए गए हैं। 51 आप कर लोगे तो आपको छायावाद में कुछ न कुछ याद हो जाएगा। और एक और आपको बता दूं कि जो भी रचनाओं के बीच में सन वगैरह आएंगे उनकी भी आपको कोई ना कोई ट्रिक बताता जाऊंगा, ताकि आपके याद साथ साथ में होते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ये आपकी जिम्मेवारी है, ताकि आपके लिए हम ज़्यादा उत्साहित होकर आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें। तो दोस्तों 7वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 7वें क्वेश्चन में असंगत को छांटिए, ये पूछा गया है। लोकायतन 1965
अनामिका 1923, संदेह कांकली 1969, आंसू 1925। दोस्तों इन सनों जो सन दिए गए हैं इनको बार बार पढ़ते रहो, बस रट्टा नहीं मारना, बार बार पढ़ते रहोगे तो आपको सारे के सारे याद रहेंगे। अब देखिए लोकायतन जो रचना है ये किसकी है? पंत की है दोस्तों। किसकी है? पंत की, सुमित्रानंदन पंत की है। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों यहाँ पे गलत दिया गया, 1964 है। 1964 में लोकायतन का प्रकाशन हुआ था, तो इसमें असंग तो पहला ही हो गया। बाकी अनामिका देखिए दोस्तों, अनामिका है जो निराला की रचना है दोस्तों, इसका जो प्रकाशन का जो सन है वो 1923। तो दोस्तों एक अन्य जानकारी भी आप नोट कर लीजिएगा, अनामिका के आपको दो अलग अलग सन मिल सकते हैं। किस प्रकार? इसके दो संस्करण आए थे दोस्तों, पहला और दूसरा। तो जो पहला संस्करण आया था अनामिका का 1923 में और दूसरा आया था 1938 में। 1923 में पहला और दूसरा आया था 1938 में। तो दोस्तों ये जो अनामिका है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो प्रथम कविता संग्रह भी है, ये भी थोड़ा आप नोट कर लेना। प्रथम कविता संग्रह जो निराला का वो अनामिका था, 1923 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। और संदेह कांकली है जो 1969 ईस्वी, इसका भी आप अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। ये जो अंतिम कविता है जो निराला जी के निधन के बाद में इसका प्रकाशन हुआ था, इसलिए ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी आप नोट कर लेना। और एक बात और आपको बताऊं दोस्तों, आपको मैंने अभी बताया कि अनामिका का जो प्रथम संस्करण है और दूसरा, इनके सन आप याद रखना। जो दूसरा संस्करण है 1938 ईस्वी, इसमें जो चर्चित कविताएं थी आपको बता दूं, कभी परीक्षा में पूछ भी ले तो, जैसे वह तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। तो ये बड़ी बड़ी रचनाएं हैं दोस्तों, ये अनामिका भाग द्वितीय में आएगी। अनामिका भाग द्वितीय यानी दूसरे संस्करण जो 1938 में प्रकाशित हुआ। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इन रचनाओं को परीक्षा में पूछ सकता है। ऑप्शन में अनामिका प्रथम, अनामिका द्वितीय, इस प्रकार के ऑप्शन मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर। जो 8वां क्वेश्चन है इसमें दोस्तों छायावाद युग के अंत का घोषणा पत्र किस रचना को माना जाता है? तो छायावाद का जो घोषणा पत्र किस रचना को, अंत का घोषणा पत्र बताना है दोस्तों। जिस प्रकार आपने पढ़ा कि पंत का जो पल्लव की भूमिका थी उसको तो छायावाद का जो मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र माना जाता है, लेकिन छायावाद युग की जो अंतिम जो रचना है दोस्तों, घोषणा पत्र, जिसको अंत का घोषणा पत्र बोल सकते हैं, किस रचना को माना जाता है? तो सही उत्तर होगा युगांत। इस रचना को जो अंतिम रचना छायावाद की माना जाता है, तो युगांत, इसका आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, एक सेकंड दोस्तों, 9वां जो क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन में दोस्तों, और जो 8वां क्वेश्चन आपको अभी मैंने बताया, इसमें जो भी रचनाएं उनके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन करें तो सही पूरा। युगवाणी है दोस्तों, ये है पहली जो युगवाणी। युगवाणी दोस्तों 1939 इसका प्रकाशन वर्ष याद कर लेना, बार बार इनको पढ़ते रहोगे याद हो जाएगा। ये प्रगतिशील एक कविता है दोस्तों, प्रगतिवादी कविता इसकी श्रेणी में आती है। जिस प्रकार पंत की जो रचनाओं को 3-4 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, छायावाद, प्रगतिवाद, इस प्रकार अलग अलग 3-4 कैटेगरी बांटी गई थी। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित,
तो इस प्रकार अलग अलग ये जो कैटेगरी थी उसमें ये पूछा गया है कि जो अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि युगवाणी किस प्रकार के जो किस कैटेगरी की कविता है, तो दोस्तों ये प्रगतिवादी है और इसका प्रकाशन समय 1939। युगांतर की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1948। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थी दोस्तों, ये जो रचना थी इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित थी। इसी प्रकार युगांत है जो 1936 जो प्रगतिवादी रचना है दोस्तों, 1936 ये प्रगतिवादी रचना है। इसी प्रकार युगपथ है, इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों सेम 1948 और ये अरविंद दर्शन से प्रभावित है, ये आप याद रखना। इसी प्रकार दोस्तों 9वें प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए जल्दी। ऑप्शन महादेवी वर्मा, शकुंतला माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान, कीर्ति चौधरी। कमेंट करिए जल्दी जल्दी। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आने चाहिए दोस्तों। अब देखिएगा प्रश्न ये पूछा गया है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आधुनिक युग की मीरा के अलावा भी महादेवी वर्मा इसमें जो सही महादेवी वर्मा है दोस्तों, इसमें सही उत्तर होगा। तो महादेवी वर्मा, इनके जो अन्य उपनाम हैं वो भी आप याद रखिएगा। छायावाद की दुर्गा यानी शक्ति भी कहते हैं, वेदना की कवयित्री भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों जो आपने अभी पढ़ा कि आधुनिक युग की मीरा, और एक और उपनाम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी। क्या नोट करना है आपको, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी के नाम से भी महादेवी वर्मा को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा दोस्तों 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये उपनाम किसका है, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी और माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर है जो, इनका जो उपनाम है अनल कवि। क्या नाम है, अनल कवि। इसी प्रकार दोस्तों इनकी जो उर्वशी जो रचना थी उसको 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, जो उर्वशी रचना थी इसको 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो एक तो अनल कवि का नाम, इनका उपनाम ध्यान रखना। अभी जो एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। 11वां प्रश्न देखिएगा, हिम तरंगिणी रचना का प्रकाशन वर्ष है 1949, 42, 43, 44। जल्दी कमेंट करिए दोस्तों, हिम तरंगिणी रचना का प्रकाशन वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1949। 1949 थोड़ा सा याद रख लेना दोस्तों, 1949। 1950 से एक साल पहले है ना, संविधान लागू होने से एक साल पहले हिम तरंगिणी रचना का प्रकाशन वर्ष है। इसके बारे में दोस्तों थोड़ा आपको और जानकारी दे दूं कि जो ये हिम तरंगिणी रचना थी, ये रचना किसकी थी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस रचना को 1955 में, कब, 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और हिंदी में जो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार था
वो इसी रचना को दिया गया था 1955 में। यहीं से स्टार्ट होते हैं दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से। तो 1955 में हिंदी में सबसे पहले हिमतरंगिणी जो रचना माखनलाल चतुर्वेदी की थी उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ओके दोस्तों, चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष है दोस्तों। तो कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष देखिएगा दोस्तों, जल्दी बताइए। 45, 1945, 47, 46, 48। ये तो नज़दीक नज़दीक दे दिए, आप सोच रहे होंगे यार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जो 12वें क्वेश्चन में सही उत्तर होगा 1946। 1946 कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष। बार बार पढ़ते रहो दोस्तों, याद भी आपके होने वाला है। तो दोस्तों थोड़ा आपको बता दूं मैं कि आप जब छायावाद पढ़ते हो, तो छायावाद में एक तो छायावाद सीधा आएगा, एक आएगा उत्तर छायावाद। तो जो उत्तर छायावाद जो उसमें दो कैटेगरी है। एक तो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, और एक आएगा प्रेम व मस्ती की काव्य धारा। तो दोस्तों आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में तो जैसे चर्चित कवि माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे, तो ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले रचनाकार है। इसके अलावा अगर हम प्रेम व मस्ती की काव्य धारा की बात करें तो उसमें जो बड़े नाम हैं भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। तो ये थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो रचना है दोस्तों, ये जो कुरुक्षेत्र रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की है। किन की है? ये दिनकर जी की है। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये। प्रकाशन 1946, ये आपको याद रखना है 1946। और यह जो महाकाव्य है दोस्तों, कुरुक्षेत्र महाकाव्य है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर लिखा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर लिखा गया था। और इस जो महाकाव्य में महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर ये जो पूरा का पूरा जो महाकाव्य लिखा गया। तो महाभारत का जो भीष्म युधिष्ठिर संवाद है, इस पर ये पूरा महाकाव्य लिखा गया। ये आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको ये क्वेश्चन जो कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों 13वें प्रश्न में असंगत छांटना है। एकांत संगीत 1939, प्रभात फेरी 1938, अपराजिता 1939, प्रेम संगीत 1938। तो ये रचनाएं हैं, इसमें से किस रचना का जो सन है वो गलत दिया गया है? बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब देखिएगा दोस्तों, तो इसमें जो सही है उनके बारे में बात कर लेते हैं। एकांत संगीत दोस्तों ये 1939 सही है, प्रभात फेरी है 1938 सही है, अपराजिता 1939 सही है दोस्तों। प्रेम संगीत है जो 1937 में लिखी गई थी, 1937 में, तो ये गलत हो जाएगा। अब एक थोड़ी और जानकारी आपको बता दूं। क्या बता दूं दोस्तों? एकांत संगीत, आप कहोगे इतना लंबा चौड़ा मीटर बता रहे हो, एकांत संगीत बार बार पढ़ोगे तो याद होगा। एकांत संगीत है जो ये हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है दोस्तों। इसके बाद जो प्रभात फेरी है ये किसकी है? नरेंद्र शर्मा की। इसी प्रकार अपराजिता है जो वो दोस्तों प्रेम और रोमांस के कवि कौन है बताइए?
प्रेम व रोमांस के कवि है रामेश्वर शुक्ल अंचल, तो उनकी ये रचना है अपराजिता। प्रेम संगीत दोस्तों ये भगवती चरण वर्मा की रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 37 था। यहाँ पे गलत दिया गया, इसलिए उसका ऑप्शन है जो द होगा। अब देखिएगा दोस्तों 14वें प्रश्न में देखिए असंगत, जल्दी देखिए आप। तो असंगत देखना है। वेणु लो गूंजे धरा 1960, मुकुल 1932, हम विस्पाई जन्म के 1964, इसी प्रकार मोरे विजय 1914। जो आपको गलत बताना है दोस्तों। अब देखिएगा वेणु लोग गूंजे धरा 1960, ये तो सही है दोस्तों। हम विस्पाई जन्म के 1964, ये भी सही है। मोरे विजय जो 1914, तो विजय प्राप्त की थी 14 वर्ष के बाद, थोड़ा याद रख लेना दोस्तों। तो इसमें जो मुकुल रचना है ये 1932, ये दोस्तों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष था 1930। अब देखिएगा वेणु लोग गूंजे धरा दोस्तों, ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। इसी प्रकार मुकुल रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसमें ऑप्शन यही आएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सन है जो गलत लिखा गया है, 1930 सही होगा मुकुल का। और हम विस्पाई जन्म के दोस्तों, इसमें ये किसकी रचना है? ये दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। इसी प्रकार मोरे विजय जो रचना दोस्तों सियाराम शरण गुप्त की, तो ये 1914 सही है। तो असंगत इसमें से कौन सा होगा? बे ऑप्शन मुकुल 1932 वाला। चलिए दोस्तों 15वां क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? गिरजे का घंटा, ग्रंथि, चिदम्बरा, वीणा। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गिरजे का घंटा। तो ये सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता है दोस्तों। इसका जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों, ये भी आप याद रख लेना, 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी गिरजे का घंटा। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सुमित्रानंदन पंत का जो बचपन का नाम क्या था? जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट में, सुमित्रानंदन पंत का जो बचपन का नाम क्या था? अब देखिएगा, देख रहा हूं मैं कि कमेंट किसका पहले आता है दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइएगा। सुमित्रानंदन पंत का जो बचपन का नाम था गुसाई दत्त। क्या नाम था? गुसाई दत्त। तो आप ये थोड़ा याद रख लेना दोस्तों, गुसाई दत्त। इसी प्रकार दोस्तों ये गिरजे का घंटा जो प्रथम इनकी कविता थी। अब ग्रंथि के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। तो ये ग्रंथि है, ये इनकी छायावादी रचना थी और इसका प्रकाशन वर्ष 1920 है। बार बार पढ़ते रहो इनको। वीणा दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष 1927 था। और इसके बाद चिदम्बरा है 1900, इसको दोस्तों क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष है जो 1959 है। लेकिन यहाँ पे नोट करिएगा 1968 ईस्वी में इसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और हिंदी में प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी रचना को मिला, क्योंकि यहीं से हिंदी में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो उसकी शुरुआत हुई थी। तो चिदम्बरा रचना है दोस्तों इनकी जो 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन है, तो ये लीजिए दोस्तों नई स्लाइड में आपके लिए बेहतरीन प्रश्न।
तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, निम्न में से सुमित्रानंदन पंत की प्रगतिवादी कविता नहीं है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इनकी कविताओं को कई कैटेगरी में बांटा गया, जैसे छायावादी दर्शन की कविताएं, प्रगतिवादी दर्शन की कविताएं, इसी प्रकार अरिवंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। तो थोड़ी ये अलग अलग रचनाएं हैं दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी में। तो इस प्रकार का प्रश्न जो बन सकता है। तो 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो सही उत्तर होगा द ग्रंथि। सही उत्तर क्या होगा? ग्रंथि दोस्तों। ये छायावादी रचना है। और बाकी जो ये युगांत है, ग्राम्य है, युगवाणी है, ये प्रगतिवादी रचनाएं इस कैटेगरी की है। और ये छायावादी ग्रंथि जो रचना छायावाद के अंदर आती है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये भी बार बार याद कर लीजिएगा दोस्तों, 1920। इसी प्रकार 17वें क्वेश्चन में देखिएगा, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद के प्रति यह कथन किसका था दोस्तों? बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, आप अच्छी तरह से पक्का रट लेना। इसको सही उत्तर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसी प्रकार दोस्तों देखिएगा 18वां क्वेश्चन, छायावाद के संबंध में अनुचित विकल्प पहचानिए। छायावाद के संबंध में जो महत्वपूर्ण कथन है उनके बारे में भी ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया ताकि आपको याद रहे कि किसने छायावाद के बारे में क्या कहा। तो पहला ऑप्शन देखिए, नामवर सिंह ने झरना रचना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा है। इसी प्रकार डॉक्टर बच्चन सिंह छायावाद शब्द के स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग उचित मानते हैं। ये तो सही है दोस्तों। गंगा प्रसाद पांडे छायावाद वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी है, इन्होंने कहा। ये भी दोस्तों सही है। शांति प्रिय द्विवेदी छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, ये भी दोस्तों सही है। तो गलत कौन सा हो गया? 18वें क्वेश्चन में ये गलत हो गया दोस्तों। क्यों गलत हुआ ये भी देखिएगा। नामवर सिंह ने ये नहीं कहा था दोस्तों, ये कहा था नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था कि झरना रचना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा। तो किसने कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये आप नोट कर लेना, ये नामवर सिंह नहीं, इसलिए गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है प्यारे दोस्तों? कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए। उपयुक्त पंक्तियों का संबंध किस कवि से? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं दोस्तों, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। ये पंक्तियां किसकी है दोस्तों? जल्दी बताइएगा। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? बालकृष्ण शर्मा नवीन। सही ऑप्शन दोस्तों इसमें सही होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। और एक आप ये नोट कर लेना दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं बहुत बार आती है, लेकिन आपको इनकी रचनाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इनका प्रथम कविता संग्रह था किनका? बाल शर्मा नवीन का। क्या नाम था दोस्तों? कुमकुम। क्या नाम था? कुमकुम। तो ये कुमकुम नाम से कविता संग्रह था, उसकी ये पंक्तियां हैं। ये आपको बहुत ही कम मिलेगा किताबों में, नोट करिएगा। तो इस कविता संग्रह से ये जो पंक्तियां ली गई है। अब देखिएगा 20वां क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? किसके अनुसार? डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार। रचना कौन सी है? राम की शक्ति पूजा। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या होगा? सरोज स्मृति और जागो फिर एक बार तुलसीदास, और सरोज स्मृति जागो फिर एक बार और बादल राग, इसी प्रकार तुलसीदास और जागो फिर एक बार।
तो इसमें दोस्तों सही उत्तर होगा तुलसीदास और सरोज समृद्धि। तो 20वें क्वेश्चन में राम की शक्ति पूजा दोस्तों किसकी रचना थी? निराला की। किसकी थी? निराला की। इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1936। जो आपको बार बार मैं रचनाओं के बार बार प्रकाशन जो वर्ष है वो लिखा रहा हूँ ताकि आपके याद हो जाए। राम की शक्ति पूजा 36। तो क्या है? राम भगवान राम ने शक्ति की पूजा की छत पर। कहाँ पर? छत। और छत से क्या हो जाएगा? 36। तो 36 से क्या हो जाएगा? 36। ये देखिएगा, ये इस प्रकार इनको थोड़े तरीके से याद कर लिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद के संबंध में किस आलोचक का कथन संगत नहीं है? तो छायावाद के बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा दोस्तों, इसमें से कौन सा गलत है वो आपको छांटना है। तो शांति प्रिय द्विवेदी जी क्या कहते हैं? छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। दूसरा ऑप्शन गंगा प्रसाद पांडे, छायावाद वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। इसी प्रकार तीसरा कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अभिव्यंजना का नूतन विधान छायावाद का प्रमुख लक्षण है। डॉक्टर बच्चन सिंह, छायावाद मूलतः शक्ति का वह पुनर्जागरण चेतना का व्यापक एवं सूक्ष्म रूप है। तो इसमें आपको क्या दोस्तों गलत बताना है। तो ये ड ऑप्शन इसमें गलत होगा। डॉक्टर बच्चन सिंह वाला जो ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो कथन है छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, ये कथन दोस्तों किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। राम स्वरूप चतुर्वेदी का दोस्तों, ठीक है। ये आप याद रखना, ये नोट कर लो। ये लास्ट वाला कथन है, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ 22वां क्वेश्चन देखिएगा। 22वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कमेंट में दोस्तों कमेंट करके बार बार बताइए हमें, उत्तर भी आप बताते रहें और आपका जो फीडबैक है वो भी बताते रहें। तो 22वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्यशैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। ये जो कथन है दोस्तों छायावाद के संबंध में किस रचनाकार का है? तो दोस्तों ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगले क्वेश्चन को देखिए, छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब छायावाद के बारे में जो तथ्य है वो आपको बताना है कि जो गलत है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणित होती चली जाती है, एक तो ये देखिए। दूसरा छायावादी भावबोध स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ, एक ये देखिए। तीसरा छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से परिणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया, ये देखिए। और चौथा है छायावादी कविता द्विवेदी योगी नीरस उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्य धारा के विरोध में के रूप में प्रभावित हुई। दोस्तों ये तो सही है दोस्तों, गलत देखना दोस्तों कौन सा है। पहले वाला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा यहाँ पे गलत हो गया। क्योंकि प्रधान रूप से छायावादी कवियों ने परिणय की अनुभूतियों को व्यक्त नहीं किया। प्रधान रूप थोड़ा बहुत तो है लेकिन प्रधान रूप से नहीं किया गया। छायावादी कवियों ने भावात्मक दृष्टिकोण एवं दार्शनिक अनुभूति को व्यक्त किया है दोस्तों। तो यहाँ प्रधान नहीं था, अगर प्रधान नहीं होता फिर भी ये थोड़ा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे लाइन इस प्रकार से लिखी गई ताकि आपको थोड़ा भ्रम में डाला जाए और आप उत्तर गलत कर दो। लेकिन मेरे इस प्रकार से प्रश्न देने के बाद आपका कदापि गलत नहीं होगा मेरे प्यारे लाडलो। चलिए आगे की तरफ अगले क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प जयशंकर प्रसाद के संबंध में असत्य है? जयशंकर प्रसाद के बारे में जो जानकारी है उसके संबंध में असत्य कथन छांटना है।
डॉक्टर नगेंद्र ने आंसू रचना को इनकी पहली विशिष्ट रचना कहा दोस्तों। इन्हें आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। इनके द्वारा लिखित कुल 5 कहानी संग्रह, इनकी करुणालय रचना हिंदी की प्रथम गीति नाट्य मानी जाती है दोस्तों। तो 24वें में इसका जो उत्तर होगा दोस्तों असत्य है, वो ए ऑप्शन है, वो असत्य है। किस प्रकार से देखिएगा, आपको बताता हूं दोस्तों प्रत्येक चीज है। जो डॉक्टर नगेंद्र ने ये बात नहीं की थी कि आंसू रचना का इनकी पहली विशिष्ट रचना है, यहाँ पे शुक्ल जी ने कही थी। किसने कही थी ये बात? शुक्ल जी ने। इसलिए ये कथन गलत हो गया मेरे प्यारे मित्रों। और बाकी आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है इनको, जयशंकर प्रसाद को, ये सही है। और इनकी कुल 5 कहानी संग्रह दोस्तों। कितने? 5 कहानी संग्रह। कौन कौन से? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये 5 हिंदी के इनके कहानी संग्रह। इसके अलावा इनकी जो करुणालय रचना हिंदी की प्रथम गीति नाट्य मानी जाती है, ये भी सही है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है, इसमें शुक्ल द्वारा कहा गया था कि आंसू रचना इनकी पहली विशिष्ट रचना है। और दोस्तों एक जानकारी आपको और भी दे दूं दोस्तों, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा www.hindisahitya.com। अच्छी तरह से नाम देख लीजिएगा। हमारी वेबसाइट है दोस्तों, काफ़ी सालों से चली आ रही है, काफ़ी सालों से इस पे काम कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का सबसे ज़्यादा मैटर अगर आपको मिलेगा तो इस वेबसाइट पर मिलेगा दोस्तों। इसको भी विजिट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, खाली टाइम में सदुपयोग कर सकते हो समय का। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर 25वां क्वेश्चन लेकर आपके लिए हाजिर है। अगली स्लाइड। तो इसमें पूछा गया है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया और ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान एवं उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। तो छायावाद के संबंध में यह कथन किस रचनाकार का है? तो ये कथन दोस्तों है जयशंकर प्रसाद का। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार दोस्तों 26वें क्वेश्चन में देखते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? बहुत बार आपने ये कविता की जो पंक्तियां पढ़ी होगी। कौन सी जो कविता के अंदर ये जो पंक्तियां ली गई है दोस्तों? सरोज स्मृति। कौन सी है? सरोज स्मृति। तो दोस्तों ये विश्व का पहला शोक गीत माना गया है। विश्व का पहला शोक गीत, बहुत ही दुख भरा गीत। सरोज अपनी बेटी जो निराला की बेटी थी उसके निधन के बाद उसकी स्मृति में गाया गया ये जो गीत बहुत ही दर्द भरा है दोस्तों। शोक गीत विश्व का अगर पहले स्थान की बात करें तो सरोज स्मृति का नाम आता है। तो सरोज स्मृति का जो प्रकाशन वर्ष है साथ साथ में वो भी याद कर लीजिए दोस्तों। शोक ही मत बनाइए ज़्यादा, लेकिन 1935 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो दोस्तों एक थोड़ा आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो अनामिका जो निराला की प्रथम कविता संग्रह थी, आपको पहले भी बताया था, इसके 2 संस्करण आए थे। एक प्रथम 1923 में, दूसरा 1938 में। अब देखिएगा 27वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कवि नए कवियों का गोरखनाथ उपनाम से प्रसिद्ध है? नए कवियों का गोरखनाथ किसको कहा जाता है? नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा जाता है दोस्तों? जल्दी बताइए। सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद का श्लाघा पुरुष आपने सुना होगा। छायावाद का श्लाघा पुरुष ओज उदात्य और विद्रोह का कवि, ओज उदात्य और विद्रोह का कवि, छायावाद का महेश, छायावाद का महेश। ये सारे उपनाम किसके हैं? निराला जी के। और जैसे कि सुमित्रानंदन पंत का है तो ये तो आपको ध्यान होगा, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को।
इसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर के जो उपनाम है अपना आपने पढ़ा होगा, अनल कवि, और जयशंकर प्रसाद है झारखंडी, कलाधर नाम से ये ब्रज भाषा में शुरुआती दौर में कविताएं लिखते थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। क्या पूछा गया है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान, मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। छायावाद के संबंध में उपयुक्त कथन किस रचनाकार का है? तो ये कथन किसका है दोस्तों? नंदुलारे वाजपेयी जी का। इसके बाद देखिएगा 29वां, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये किसने कहा था दोस्तों? ये काफ़ी बार परीक्षा में आया भी है, मोस्ट है, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। 29वें क्वेश्चन में दोस्तों क्या है? सही उत्तर क्या होगा? सुमित्रानंदन पंत। और एक आप जानकारी नोट करिएगा, इस क्वेश्चन में जो ये पंक्तियां कहाँ से ली गई दोस्तों? इनकी रचना थी पल्लव नाम से। किस नाम से? पंत की रचना थी पल्लव नाम से। इसमें इन पंक्तियों को लिया गया है। 30वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन निराला के संबंध में असंगत है? जो निराला की जानकारी से संबंध नहीं रखता है वो कथन आपको छांटना है दोस्तों। इन्होंने कवित छंद को हिंदी का जातीय छंद कहा। इनकी काव्य प्रतिभा को प्रकाश में लाने का सर्वाधिक श्रेय मतवाला पत्र को है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको आधुनिक हिंदी भाषा का डिटेक्टर कहा है। इनकी प्रथम कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। तो इसमें असंगत कौन सा होगा प्यारे मित्रों? से ऑप्शन है, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? ये इसलिए गलत होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी HPD ने इनको आधुनिक हिंदी भाषा का डिक्टेटर नहीं कहा। किसने कहा था? उनका नाम है दोस्तों द्वारका प्रसाद सक्सेना। द्वारका प्रसाद सक्सेना, ये आप नोट कर लेना, ये नया तथ्य है दोस्तों। तो ये ऑप्शन इसमें गलत होगा, बाकी सही है। 31वें प्रश्न में देखिएगा, ये पंक्तियां काफी बार परीक्षा में आई है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है इनको। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद के संबंध में उपयुक्त कथन किस रचनाकार का है? तो सही उत्तर क्या होगा? राम कुमार वर्मा। तो ये कथन किसका है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, अच्छे से रट लीजिए इसको। 32वां प्रश्न देखिए, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो किसके बारे में ये कहा गया है दोस्तों? सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके जितना दुख तो शायद ही दोस्तों किसी अन्य कवियों को, रचनाकारों को मिला हो। बचपन में माता पिता को खो दिया, भाई को खो दिया, पत्नी को खो दिया, बेटी को खो दिया, तो दुखों का पहाड़ इन पर टूट पड़ा था दोस्तों। तो ये जो धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, इसका भी आप नोट करिएगा। ये जो पंक्ति है दोस्तों राम की शक्ति पूजा से ली गई है। राम की शक्ति पूजा, ये आप नोट कर लेना इसको, शक्ति पूजा। ये रचना, इसका रचना काल क्या है, समय क्या है दोस्तों? 1936। सौरव स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936 कर्मानुसार है। अच्छे से याद कर लेना। बस ऐसी चीज़ें इस प्रकार याद करोगे तो बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। बाकी पढ़ते रहो, सन लिखते रहो, अपने आप आपको याद हो जाएंगे। 32वां क्वेश्चन देखिए, धिक जो 32वां हो गया दोस्तों। 33वां देखिए, सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृतियों के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य? तो सुमित्रानंदन पंत के बारे में जो जानकारी है वो कौन सी गलत है? पंत ने अपनी चिदंबरा रचना को रश्मिपदी काव्य की संज्ञा दी। गुंजन रचना को कवि पंत ने अपने प्राणों के उन्मन गुंजन कहा। इनकी युगांत रचना को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा जाता है। इनकी पल्लव की भूमिका को
छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो इसमें जो गलत होगा दोस्तों वो देखिएगा, ये जो पहला ऑप्शन है कि पंत ने अपनी चिदंबरा रचना को रश्मिपदी काव्य की संज्ञा दी, ये गलत है दोस्तों। बाकी सभी कथन सही है। तो दोस्तों जो रश्मिपदी काव्य की संज्ञा पंत ने अपनी चिदंबरा रचना में, इस चिदंबरा रचना में नहीं दी थी दोस्तों। इन्होंने कहा तो था पंत ने ये बात, लेकिन ये चिदंबरा रचना नहीं थी। यहाँ पे रचना थी कला और बूढ़ा चांद। कौन सी थी वो लिख लेना आप, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है दोस्तों। और जैसे कि आपको पता होगा कि 1960 में इसी कला और बूढ़ा चांद को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1960 में। तो देखिएगा दोस्तों कब मिला था? 1960 में। बताइए जल्दी कमेंट में कि कला और बूढ़ा चांद जो रचना थी पंत की, इसको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? सन लिखिए दोस्तों जल्दी कमेंट में। लिखोगे नहीं तो याद कैसे होगा मित्रों। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। 34वां प्रश्न देखिएगा। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। दोस्तों छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों किसका है ये कथन? ये दोस्तों कथन है महादेवी वर्मा का। ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से रट लेना। 35वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। कौन सी लंबी कविता संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है? ये तो साफ पता लग रहा है दोस्तों, राम की शक्ति पूजा। सही उत्तर इसमें क्या होगा? राम की शक्ति पूजा। इसकी रचना काल का समय क्या है? 1936। तो स्रोत स्मृति का कितना है? 1935 कर्मानुसार। बार बार बता रहा हूँ सर, तो दोस्तों आपको ये साथ साथ में याद होते रहें। और ये जो राम की शक्ति पूजा थी, इसके अलावा एक तथ्य और नोट कीजिएगा। इनका जो अनामिका नाम से जो काव्य संग्रह था, जो 1938 में दूसरा संस्करण इसका प्रकाशित हुआ था। ये जो कविता है राम की शक्ति पूजा, ये दूसरे संस्करण में, कितने में? दूसरे में। ये पक्का याद रखना, कभी ना कभी परीक्षा में छपेगा दोस्तों, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। राम की जो शक्ति पूजा है दोस्तों, ये 312 पंक्तियों में लिखी गई है। कितनी? 312 पंक्तियों की लंबी और प्रबंधात्मक ये जो कविता है दोस्तों। 36वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से पंत द्वारा रचित अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना नहीं है। जो अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं है, सिर्फ हमें वही छांटनी है। तो इसमें सही उत्तर होगा युगवाणी। युगवाणी है जो प्रगतिवादी कविता है दोस्तों, और इसका प्रकाशन वर्ष याद कर लीजिएगा 1939। इस प्रकार दोस्तों साथ साथ में याद करते रहेंगे तो ये याद होता रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैंतीसवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति विशेष प्रकार के भावनात्मक दृष्टिकोण है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? तो आपको पहले भी मैंने बताया, डॉक्टर नगेंद्र की जो ये बातें लिखी गई है कि छायावाद है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। अच्छे से याद कर लीजिएगा। 38वां क्वेश्चन देखिए। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, रामदर सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त। तो चारों में से सही उत्तर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आपको बता दूं दोस्तों,
आपने जो इस कविता की पुष्प की अभिलाषा की जो पंक्तियां सुनी होगी, पढ़ी होगी, चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि में डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना हे वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो ये पंक्तियां दोस्तों काफ़ी चर्चित है पुष्प की अभिलाषा की। तो ये इसके रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। अब देखिएगा 39वें प्रश्न में क्या पूछा गया है। असत्य विकल्प का चयन करना है दोस्तों। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरों को संग्रहित करने वाली कवियत्री। दूसरा, कवि माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा उपनाम से लोकप्रिय रहे। रामवृक्ष बेनीपुरी रामधारी सिंह दिनकर अपने युग के सचमुच सूर्य थे। श्याम नारायण पांडे का लोकप्रिय महाकाव्य हल्दी घाटी 17 सर्गों में विभक्त है। तो दोस्तों इसमें से गलत कौन सा है? ये 6 नंबर का ऑप्शन है, ये गलत है दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर अपने युग के सचमुच सूर्य थे। ये किसने कहा था? नामवर सिंह ने। किसने कहा था? रामवृक्ष बेनीपुरी नहीं है यहाँ पे। ये जो पंक्तियाँ कही गई थी नामवर सिंह ने। ठीक है दोस्तों, ये तो नोट कर लीजिए आप। इसी प्रकार अगले प्रश्न में पूछा गया है मित्रों, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। ये बातें दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र के खिलाफ इन्होंने कही थी रामविलास शर्मा ने। उन्होंने तो कहा था कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, लेकिन ये बोलते नहीं, ऐसी बात नहीं है। वर्ण थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान से हुआ था। इसलिए इसके साथ मध्यम वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। तो छायावाद के संबंध में उपयुक्त कथन किस रचनाकार का है दोस्तों? रामविलास शर्मा का। तो ये कथन किसका? रामविलास शर्मा का। और डॉक्टर नगेंद्र ने जो बात कही थी कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, उसके विरोध में इन्होंने ये बात कही थी। ये आप अच्छे से तुलनात्मक रूप से इसे तैयार कर लेना। और अब दोस्तों देखिएगा 41वें प्रश्न में जयशंकर प्रसाद कृत लहर का प्रकाशन वर्ष। लहर जो ये दोस्तों लहर रचना किसकी है? ये जो मुक्तक रचना है दोस्तों प्रसाद जी की, और इसे प्रसाद जी का प्रौढ़तम काव्य संग्रह भी कहा जाता है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों, सही उत्तर होगा 1933। और एक और आप बात ये नोट कर लेना दोस्तों कि जो ये लहर है, जो काव्य संग्रह, इसमें प्रमुख जो कविताएं, लंबी कविताएं जो प्रसाद जी की, जैसे प्रलय की छाया। कौन से? प्रलय की छाया। इसके अलावा पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो ये बड़ी लंबी कविताएं हैं, वो लहर काव्य संग्रह में है। ये अच्छे से नोट करिएगा, कभी भी परीक्षा में आपको इस प्रकार का प्रश्न जो मिल सकता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। गीत के रचनाकार दोस्तों, काफी चर्चित गीत ये, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो दोस्तों ये जो मौज और मस्ती के कवि है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था मौज एवं मस्ती के कवि। अब किसको कहा था दोस्तों? तो ये कहा था कि भगवती चरण वर्मा को। किसको कहा था दोस्तों? भगवती चरण वर्मा को। इनकी ये पंक्तियां हैं और इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो मौज एवं मस्ती का कवि मानते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43वां क्वेश्चन आज के इस वीडियो का बेहतरीन जो क्वेश्चन आपको करवाए गए दोस्तों,
आप एक नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, अपने रजिस्टर और पेन को साथ रखिए, नोट करते जाइएगा। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। पहली बात तो ये, इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई, और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की जो पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। छायावाद के संबंध में यह कथन दोस्तों किसका है? HPD यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका ये छायावाद के बारे में कथन था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। 44वां देखिए। आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों सर धीरे धीरे कैसे चल रहे हैं, तो गर्मी का माहौल है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो खर्च हो रही है दोस्तों, बोलने से भी गर्मी का माहौल है कि बहुत ज़्यादा प्यास भी साथ साथ में लग जाती है। तो आपको तथ्य भी काफ़ी सारे मैंने बता दिए जो आपने नोट कर लिए होंगे। फिर भी आपने नोट नहीं किए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो दोस्तों। तो 44वें प्रश्न में पूछा गया है कि जूही की कली किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों आपको इसमें याद क्या रखना है, ये निराला जी की पहली कविता थी, एक तो ये याद रखना है। इसका प्रकाशन वर्ष था 1916, ये भी याद रखना है। चलिए 45वें प्रश्न की ओर। दिनकर कृत कुरुक्षेत्र के विषय में असंगत विकल्प छांटना है। जो दिनकर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो लिखा गया था महाकाव्य कुरुक्षेत्र, उसके विषय में असंगत विकल्प कौन सा है? युधिष्ठिर और भीष्म के विचार विमर्श के रूप में युद्ध की समस्या पर भावात्मक प्रस्तुतिकरण इसका वर्ण विषय है। और 1959 में इस रचना के लिए कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माना जाता है। यह महाकाव्य 7 सर्गों में विभक्त है, और विश्व की अगर श्रेष्ठ 100 रचना अगर हमें चुनने को मिले तो इसमें 74वां स्थान इसका होगा। किसका? कुरुक्षेत्र का। तो दोस्तों इसमें गलत कौन सा? इसका ब ऑप्शन गलत है दोस्तों। 45वें में ब गलत क्यों है? 1959 ईस्वी में इनकी जो रचना थी संस्कृति के 4 अध्याय जो निबंध था, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों। ये बात ध्यान रखना। ये जो इनकी साहित्य पुरस्कार अकादमी जो पुरस्कार मिला था 1959 में, कुरुक्षेत्र को नहीं मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय ये जो निबंध था इस पर मिला था। तो ये ऑप्शन गलत है। एक सेकंड दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का जो 46वां क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता दूं कि बीच में पिछले 1.5-2 साल से कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई थी, उस कारण मैं YouTube वीडियो ज़्यादा नहीं डाल सका चैनल पर। अब आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो और नए तथ्यों के साथ वीडियो आएंगे जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे, ऐसे मेरी आशा है दोस्तों, विश्वास है। तो 46वां क्वेश्चन देखिएगा। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। तो 2 प्रकार की ये मुक्तियां चाहता था दोस्तों। छायावाद के संबंध में उपयुक्त कथन किस रचनाकार का है? तो इसका सही उत्तर होगा नामवर सिंह, इन्होंने ये बात कही थी दोस्तों। और 47वें क्वेश्चन में देखिए, छायावाद वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी है, ये किसने कहा था? गंगा प्रसाद पांडे। तो ये कड़ी बनानी है दोस्तों, वस्तुवाद और रहस्यवाद, ये कड़ी गंगा किनारे बनाएंगे दोस्तों, तो गंगा प्रसाद पांडे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गंगा प्रसाद पांडे। 48वां देखिएगा, निम्न में से कौन सी छायावाद की प्रमुख विशेषता नहीं है? अब आपको विशेषता बतानी है कि नहीं है, जो बतानी है। व्यक्तिगता, उपदेशात्मकता, अनुभूति की प्रतिष्ठा, स्वतंत्र चेतना। तो इसमें ये गलत होगा दोस्तों। उपदेशात्मक जो ये विशेषता थी ये द्विवेदी काल के थे,
द्विवेदी काल की थी ये। बाकी 3 ये विशेषताएं है किसकी, छायावाद की। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। और 48वें क्वेश्चन में जो सही उत्तर होगा, जो इसमें विशेषता नहीं है, वो बे ऑप्शन होगा इसमें, उपदेशात्मकता। चलिए दोस्तों अगली रचना की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त की किस रचना की तुलना जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना आंसू से की जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आंसू से तुलना किस रचना से की गई थी? ये रचना थी सियाराम शरण गुप्त की विषाद नाम के दोस्तों, विषाद नाम की। इसका प्रकाशन भी आप याद रख लीजिएगा, 1929 नोट कर लीजिए, 29 विषाद रचना थी। इसकी तुलना आंसू रचना से की जाती थी। तो क्यों की गई थी दोस्तों? क्योंकि इस कवि के जो पत्नी की असमय मृत्यु हो गई थी, तो उसी कारण ये विषाद में आ गए थे और ये रचना लिखी थी। बहुत ही दर्द भरी ये रचना है दोस्तों। तो उनकी अपनी पत्नी की स्मृति में लिखी गई थी, जिस प्रकार आंसू लिखी गई थी। तो ये विषाद रचना का आप अच्छे से याद करिएगा। ये रचना सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई थी। अब देखिएगा दोस्तों 50वां क्वेश्चन, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नंद दुलारे वाजपेयी। किसने कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी। बाकी गलत है दोस्तों, इन्होंने नहीं कहा। नंद दुलारे वाजपेयी जो इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार देखिएगा अब जो आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बड़ा ये मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। एक तो जो छायावाद के 4 आधार स्तंभ थे, उनके एक तो आपको उनके जन्म के आपको सन याद होने चाहिए, वो आपको मैंने शुरू में करवा दिए। अब वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो उनके जन्म स्थान से संबंधित है। ये विचारों के आपको पक्के याद होने चाहिए। जयशंकर प्रसाद है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? देखिए मिलान कर लो, काशी में। सुंगनी साहू परिवार था, समर्थशाली परिवार था दोस्तों, सुंगनी साहू। तो तंबाकू का बिजनेस था इनका, तो काशी में इनका जन्म हुआ। सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म कहाँ हुआ? जिला अल्मोड़ा, कुसानी ग्राम, उत्तराखंड। इनका मिलान कर लो। निराला जी का ऊपर की तरफ ले जाओ, महिषादल, मेदिनीपुर, बंगाल में इनका जन्म हुआ। इसी प्रकार महादेवी वर्मा है दोस्तों, उनका जन्म हुआ फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। तो ये जन्म स्थान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं पूरे के पूरे तथ्य आप अपने रजिस्टर में ज़रूर नोट करिएगा। अगर कोई भी परीक्षा है दोस्तों, उसमें पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की अगर तैयारी आपको मिलती है तो आपको परीक्षा में वो सेम टू सेम क्वेश्चन छपे हुए मिलते हैं, बस वहीं आपको लीड मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस लाइव सेशन का यही मैं समापन चाहूँगा। जल्द आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो आपके चैनल पर जो आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।